नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये कहानी राजस्थान के जयपुर में बसे एक गांव में रहने वाले रवि की है, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर थे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम रवि के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। चिलचिलाती राजस्थानी रात थी। ट्रक की हेडलाइट्स के आगे का रास्ता एक सफेद चादर सा बिछा हुआ था, अंतहीन और सुनसान। रेडियो की फीकी आवाज के अलावा चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। मैं, रवि, पिछले 12 घंटों से गाड़ी चला रहा था। थकान की वजह से आंखें लड़खड़ा रही थीं, मगर जयपुर पहुंचने की जल्दी थी। सामान एक लकड़ी का संदूक, बेहद पुराना और नक्काशीदार, किसी अजीब गांव से उठाना पड़ा था। डिलीवरी करने वाले ने कहा था यह किसी पुराने राजा का है, पर इसकी अहमियत के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद अचानक रेडियो की आवाज गायब हो गई। मैंने घबराकर वॉल्यूम बढ़ाया, पर सिर्फ बजबजाहट आ रही थी। उसी वक्त हेडलाइट्स भी फीकी पड़ गई, मानो कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे उनकी रोशनी कम कर रहा हो। अंधेरे में रास्ता सिर्फ पेड़ों के काले साए बनकर रह गया। घबराहट के मारे मेरे सीने पर जोर पड़ने लगा। ट्रक की रफ्तार धीमी होती जा रही थी, जैसे कोई दबाव उसे पीछे खींच रहा हो। कुछ सेकंड बाद सामने दूर से एक धुंधली रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई मोमबत्ती जली हो जंगल के बीच। मैंने सोचा शायद कोई ढाबा होगा। राहत का एक झोंका मेरे अंदर दौड़ा। गाड़ी को उस रोशनी की तरफ मोड़ते ही वो बड़ी होती गई, पर यह कोई ढाबा नहीं था। एक छोटा मंदिर था, टूटा फूटा और वीरान। मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, उसके बाल बिखरे हुए। उसने एक हाथ से इशारा किया, जैसे मुझे बुला रही हो। मेरे मन में डर का एक ठंडा हाथ सा घूम गया, पर रात के इस सन्नाटे में और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ट्रक को मंदिर के पास खड़ा करके मैं बाहर निकला। औरत के करीब जाते ही एक सड़ा हुआ सा गंध मेरे नाक में घुसा। उसकी आंखें बेजान थीं, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिए। उसके हाथ वो बर्फ की तरह ठंडे थे। वापस लौट आओ, उसने एक कर्कश आवाज में कहा। वो चीज तुमसे नहीं संभाली जाएगी। उसके छूते ही एक तेज झटका लगा और मैं जोर से हांफते हुए उठा। अस्पताल का सफेद कमरा नजर आया। सामने डॉक्टर खड़ा था, मेरा माथा छू रहा था। आप बेहोश हो गए थे, उसने बताया। ट्रक सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरा था। आप कैसे बच पाए, ये एक रहस्य है। मैंने डॉक्टर को उस बूढ़ी औरत और संदूक के बारे में बताने की कोशिश की, पर वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, शायद थकान की वजह से आपने सपना देखा होगा। पर मुझे पता था वो कोई सपना नहीं था। वो चेहरा, वो चेतावनी, वो ठंडा स्पर्श, ये सब सच था। अस्पताल से निकलने के बाद मैंने उस गांव को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कोई नाम नहीं मिला और वो संदूक, उसे हादसे में कहीं खो गया था। लेकिन रात को अकेले में जब गाड़ी चला रहा होता हूं, तो कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, और दूर से जंगल के बीच एक धुंधली रोशनी टिमटिमाती है। कई साल बीत गए, मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, पर उस रात के बाद से जयपुर जाने का रास्ता लेने से कतराता हूं। लेकिन एक रात कंपनी ने जोर देकर मुझे उसी रास्ते पर भेज दिया। मजबूरन गाड़ी चलाते हुए मैं उस सुनसान इलाके में पहुंचा। पूरी रात वह धुंधली रोशनी मेरे जहन में घूमती रही। अचानक रेडियो की आवाज फिर से चली गई और हेडलाइट्स डिम हो गई। घबराहट सीने में जकड़ने लगी। तभी सामने वही धुंधली रोशनी दिखाई दी। इस बार मैंने ट्रक नहीं रोका। गाड़ी को और तेज करते हुए मैंने उस रोशनी को पीछे छोड़ने की कोशिश की, पर जितना तेज चलाता उतनी ही तेजी से वो रोशनी मेरे पीछे आती। मेरे माथे पर पसीना आ गया। गाड़ी की रफ्तार अब इतनी बढ़ चुकी थी कि गाड़ी पर से नियंत्रण खोने का डर होने लगा। अचानक एक तेज झटका लगा। ट्रक सड़क से फिसलकर एक तरफ झुका। मैंने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा, गाड़ी को संभालने की कोशिश की, पर सब बेकार गया। ट्रक खाई में लुढ़कने लगा। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। शरीर में चोटें थीं, पर जान बच गई थी। इस बार डॉक्टर अलग था। उसे सब कुछ बताने के बाद वो गंभीर हो गया। वो रास्ता, उसने धीमी आवाज में कहा, एक पुराने शाही परिवार के गुप्त कब्रिस्तान से होकर जाता है।
कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी उस इलाके में भटकती हैं। मेरा दिल बैठ गया। क्या वो बूढ़ी औरत उन्हीं आत्माओं में से एक थी? वो संदूक, क्या उसमें कोई राजा की संपत्ति थी या कुछ और भी भयानक? ये सवाल आज भी मेरे मन में घूमते रहते हैं। एक बात पक्की है, मैं उस रास्ते पर फिर कभी नहीं जाऊंगा। और रात के सन्नाटे में जब कहीं दूर से रोशनी टिमटिमाती है तो मैं गाड़ी को और तेज चला लेता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है उस अंधेरे में क्या छिपा है। हालांकि मैंने उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया था, पर वो डर और वो चेतावनी हमेशा मेरे साथ रही। ट्रक ड्राइवरों के बीच कभी कभी कहानियां चलती उस इलाके की, अचानक गायब होने वाली रोशनी की, बेहोश होकर गाड़ी चलाने वालों की। कुछ का कहना था कि वहां सड़क ही अचानक से बदल जाती है, उन्हें अनजान रास्तों पर ले जाकर खो देती है। कुछ समय पहले एक नए ट्रक ड्राइवर सोनू से मेरी मुलाकात हुई। जयपुर जाते समय वो उसी रास्ते पर जाने वाला था। चेतावनी देने के लिए मैंने उसे सब कुछ बताया, उस बूढ़ी औरत और संदूक के बारे में भी। लेकिन सोनू ने मेरी बातों को सिर्फ एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर की कहानी समझकर हंसा दिया। कुछ दिन बाद सोनू लापता हो गया। उसका ट्रक जंगल में खाली मिला, इंजन गर्म था, मानो वो जल्दबाजी में गाड़ी छोड़कर भाग गया हो। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। उस घटना के बाद ये कहानियां और जोर पकड़ने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि सोनू को भी उन्हीं आत्माओं ने ले लिया। मैं बस यही दुआ करता हूं कि वो सच ना हो। और रात को जब मैं अकेला हाईवे पर गाड़ी चलाता हूं तो रेडियो की हल्की सी खराबी या हेडलाइट्स की कम होती रोशनी भी मुझे उस रात की याद दिला देती है। अब मैं सिर्फ रफ्तार पर ध्यान देता हूं, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मुझे नहीं पता कहीं पीछे से वो धुंधली रोशनी मेरा पीछा कर रही हो या नहीं। कुछ रातों पहले सोनू के सपने देखने लगा। हर रात एक ही सपना, वही जंगल, वही टूटा फूटा मंदिर और वही बूढ़ी औरत। पर इस बार वो गुस्से में नहीं थी, चेहरे पर एक शिकायत थी। वह मेरे हाथों में कुछ थमाना चाहती थी, पर अचानक सपना टूट जाता। यह सिलसिला लगातार कई रातों तक चला। एक रात सपने में बूढ़ी औरत ने साफ शब्दों में कहा, संदूक वापस लाओ। मैं चौंक कर उठा, पूरा बदन पसीने से तर था। ये सपने क्या थे? कोई संदेश? क्या वो वाकई चाहती थी कि मैं उस लापता संदूक को वापस उस जगह ले जाऊं? सुबह होते ही मैंने कंपनी में जाकर सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि वो संदूक हादसे में नष्ट हो गया था, उसकी कोई कॉपी नहीं बन सकती। पर मुझे पता था वो सच नहीं बोल रहे थे। कहीं ना कहीं वो संदूक अभी भी मौजूद था। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। मैंने उस गांव को ढूंढने का फिर से फैसला किया, जिसका नाम तक किसी को नहीं पता था। इस बार मेरी मदद करने के लिए पुराने जमाने के एक नक्शेबाज को बुलाया। उसने गाड़ी के हादसे वाली जगह के आसपास के इलाके को खंगाला और आखिर में एक पुराने नक्शे में एक नाम खोज निकाला। एक वीरान गांव का नाम कुलधरा। ये वही गांव था जिसके बारे में मैंने उस रात सुना था। क्या ये कोई इत्तेफाक था? तैयारी करने में कुछ दिन लग गए। फिर एक सुबह पूरे डर के बावजूद मैंने गाड़ी को कुलधरा की तरफ मोड़ लिया। यात्रा अनहोनी थी। हर मोड़ पर वो सपने, वो चेतावनी मुझे परेशान कर रहे थे। शाम होते होते मैं कुलधरा पहुंच गया। गांव वीरान ही था जैसा मैंने सुना था। टीलों के बीच सूरज ढलने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मंदिर ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो ठीक उसी हालत में था जैसा मैंने सालों पहले देखा था। मंदिर के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे आसपास सन्नाटा था, पर मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मंदिर के बाहर खड़ा होकर मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर जाने की कोशिश की, पर दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। घबराहट से मेरा दम घुटने लगा। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं हिला। अचानक अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। वही कर्कश आवाज, वही चेतावनी, संदूक वापस लाओ। इस बार मैं डरने नहीं वाला था। मैंने जोर से आवाज दी, मैं ला दूंगा, बस मुझे जाने दो। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने अंदर जाने का फैसला किया। यह आखिरी मौका था। मुझे उस बूढ़ी औरत को वो संदूक वापस देना था। अंधेरे मंदिर के अंदर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मेरे पैरों के नीचे जमीन ठंडी और नम थी, जैसे कोई कब्रिस्तान हो।
हवा में धूप का एक भी कण नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और एक भयानक सन्नाटा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हर पल डर से कांप रहा था। अचानक मेरे पैरों तले कुछ फिसला। मैंने नीचे देखा तो पता चला कि वो मानव हड्डियों का ढेर था। मेरा दिल दहल गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पीछे भागना चाहता था, पर जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे आगे खींच रही थी। कुछ ही मिनटों बाद मैं मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया। वहां एक पत्थर की वेदी पर वही लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर नक्काशी के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने धीरे से संदूक का ढक्कन खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। तभी मेरे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने घबराकर मुड़कर देखा। मेरे सामने अंधेरे में एक काली छाया खड़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। मैं डर के मारे चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। मेरी आंखें बंद हो गईं और मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर ने बताया कि मुझे बेहोश हालत में जंगल से खोजा गया था। मेरे पास वो संदूक भी नहीं था। उस घटना के बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। आज भी जब कभी मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरा शरीर कांप जाता है। मुझे नहीं पता कि उस मंदिर में क्या हुआ था, वो काली छाया कौन थी और वो संदूक क्या था। लेकिन एक बात पक्की है, मैं उस जगह कभी नहीं लौटूंगा और मैं दूसरों को भी वहां जाने से सावधान करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उस अंधेरे में क्या छिपा है, एक भयानक रहस्य जो किसी भी इंसान को पागल कर सकता है। अस्पताल से वापसी के बाद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई। हर रात मंदिर का अंधेरा और वो भयानक काली छाया मेरे सपनों में आतंक मचाती। डॉक्टर तो कहते रहे ये सब सदमे का असर है, पर मैं जानता था ये सिर्फ सपना नहीं था। एक रात सोने की जद्दोजहद में मैंने कमरे की खिड़की से एक धुंधली रोशनी देखी। जंगल की तरफ मेरा दिल धक से रह गया। वो वही रोशनी तो नहीं थी। तड़प कर उठा और खिड़की के पास गया। दूर जंगल में पेड़ों के बीच वाकई वही रोशनी टिमटिमा रही थी। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ के नीचे दौड़ गई। क्या वो मंदिर मुझे बुला रहा था? कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि इस बार भागना बेकार होगा। शायद ये मेरी आखिरी रात थी, पर मुझे कुछ पता करना था। वो संदूक खाली क्यों था? वो काली छाया कौन थी? ट्रक की चाबी ली और रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकल पड़ा। गाड़ी चलाते हुए रेडियो की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। हेडलाइट्स भी फीकी पड़ गई, मानो कोई अदृश्य ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। आखिरकार जंगल के बीच में पहुंच गया। वही टूटा फूटा मंदिर, वही भयानक सन्नाटा। गाड़ी से बाहर निकलते ही हवा में सड़ी गंध फैल गई। धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा। इस बार दरवाजा बंद नहीं था, अचानक ही खुल गया। अंदर का अंधेरा घना था, पर इस बार डर से ज्यादा एक जिज्ञासा थी। अंदर की ओर कदम बढ़ाते ही हड्डियों की कचकचाहट सुनाई दी, जैसे कोई जानवर हड्डियां चबा रहा हो। मेरी टांगें थरथराने लगीं, पर वापस लौटने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही सेकंड बाद आवाज के ठीक सामने पहुंच गया। गर्भगृह में पत्थर की वेदी पर एक बड़ा काला कुत्ता बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, मानो आग से जल रही हों। उसके दांतों के बीच हड्डी का एक टुकड़ा चमक रहा था। कुत्ता मेरी तरफ घुराने लगा। उसकी गुर्राहट से मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। मैंने सोचा ये मेरा अंत है, लेकिन अचानक मंदिर के कोने से एक और आवाज आई, एक बूढ़ी औरत की कर्कश आवाज। वो संदूक खाली नहीं था रवि, उसमें वो चीज थी जिसे रोकना था और तूने उसे छोड़ दिया। ये सुनते ही कुत्ता मेरी तरफ लपका। चीख निकलती उससे पहले ही अंधेरा छा गया। होश आया तो मैं उसी जंगल में पड़ा था। मंदिर कहीं नजर नहीं आ रहा था। सुबह की धुंध छाई हुई थी और पक्षियों की बेसुरी चहचहाट मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं बुरी तरह घायल था, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन जिंदा था। कुत्ते का हमला, बूढ़ी औरत के आखिरी शब्द, ये सब सपना सा लगा, पर जख्म गवाही दे रहे थे कि ये किसी भयावह सपने से कहीं ज्यादा सच था। संदूक खाली नहीं था, उसमें क्या था और उसे रोकना क्यों जरूरी था? घुटनों के बल सहारा लेते हुए मैं सड़क की तरफ लौटने की कोशिश करने लगा। चलने में घंटों लग गए। आखिरकार सूरज ढलने से पहले मैं सड़क पर पहुंचा। एक ट्रक गुजर रहा था। मैंने उसे रुकने का इशारा किया।
अस्पताल में डॉक्टरों ने एक बार फिर से सदमे और थकावट का तर्क दिया, पर इस बार मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं उस गांव कुलधरा के बारे में जानकारी जुटाने लगा। पुराने इतिहासकारों से संपर्क किया। हफ्तों की खोज के बाद मुझे एक किताब में कुलधरा के बारे में कुछ पन्ने मिले। किताब के मुताबिक कुलधरा कोई साधारण गांव नहीं था। वहां रहने वाले परिवारों की बेटियों को राजा के हरम में जबरदस्ती भेजा जाता था। इस अत्याचार से तंग आकर गांव के सभी परिवारों ने एक रात में गांव छोड़ दिया और श्राप दे गए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां रह नहीं सकेगा। किताब में आगे लिखा था कि गांव छोड़ने से पहले ग्रामीणों ने एक तांत्रिक की मदद से एक भयानक अभिशाप डाला था। वो ये कि जो कोई भी गांव में प्रवेश करेगा उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा या फिर एक अंधेरे और भयानक भाग्य का शिकार होगा। किताब बंद करते हुए मेरा दिल बैठ गया। ये वही राजा का कब्रिस्तान था जिसका जिक्र डॉक्टर ने किया था, और संदूक, शायद उसमें वो तांत्रिक क्रिया या कोई भयानक वस्तु रखी गई थी जिसे उस काले कुत्ते ने पहरा दिया था। मैं जिंदा बच गया था, शायद इसलिए क्योंकि मैंने संदूक वापस नहीं लाया था। लेकिन वो बूढ़ी औरत के आखिरी शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे, तूने उसे छोड़ दिया। क्या वो मुझसे वापस लाने के लिए कह रही थी? आज भी ये सवाल मेरे जहन में घूमता रहता है। मैं अब ट्रक नहीं चलाता, जंगल या अकेले रात के सफर से दूर रहता हूं। रात को कभी कभी नींद में वो धुंधली रोशनी और कुत्ते की भयानक गुर्राहट मुझे जगा देती है। लेकिन एक बात पक्की है, मैंने उस अंधेरे रहस्य को जान लिया है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। और ये जानते हुए भी एक डर बना रहता है, कहीं ना कहीं उस जंगल में, उस टूटे फूटे मंदिर में वो भयानक शक्ति अभी भी मौजूद है और शायद किसी और को भी अपनी तरफ खींचने का इंतजार कर रही है। कुछ महीने बीत गए। मैं अब एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। भयानक घटनाओं के बाद ट्रक चलाना मेरे लिए नामुमकिन सा हो गया था। एक रात दुकान बंद करने ही वाला था कि एक आदमी आया, अजनबी, थका हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। एक चाय, उसने धीमी आवाज में कहा। चाय बनाते हुए मैंने उस आदमी को देखा। उसकी पोशाक किसी पुरातत्व विभाग के कर्मचारी जैसी थी। उसे देखते ही मेरी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ी। आप कहां से आ रहे हैं? मैंने पूछा, आवाज थोड़ी कांपती हुई थी। कुलधरा, उसने जवाब दिया। मेरा हाथ जल गया। गर्म चाय का कप छूटते छूटते बचा। कुलधरा? मैंने हकलाते हुए पूछा। हां, उसने सिर हिलाया। कुछ पुराने अवशेषों की खोज में गया था। वहां एक मंदिर भी मिला है, काफी पुराना लगता है। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप उस इलाके को जानते हैं? उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। जवाब देने से पहले मैंने गहरी सांस ली। शायद ये किसी को बताने का मौका था। वो भयानक सच सबको पता चलना चाहिए। हां, मैंने धीमी आवाज में कहा। कुछ साल पहले मैंने उसे पूरी कहानी बताई, उस रात की घटनाओं से लेकर किताब में पढ़े इतिहास तक। कहानी खत्म करते करते मेरी आवाज घबराहट से कांप रही थी। वह आदमी ध्यान से मेरी बात सुनता रहा। कहानी खत्म होने पर उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। तो आप वही हैं जिसके बारे में वो बूढ़ी औरत बात कर रही थी? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बूढ़ी औरत? हां, उसने कहा। जब हम मंदिर की खुदाई कर रहे थे तो एक गुप्त तहखाना मिला। अंदर एक संदूक था और उसके पास एक बूढ़ी औरत की हड्डियां थीं। वो संदूक अब हमारे विभाग में जांच के लिए है। मेरा दिमाग घूम रहा था। लेकिन वो औरत, शायद वो गांव की किसी महिला की आत्मा थी। उसने बीच में ही टोक दिया। उसने संदूक की रक्षा की और अब जबकि वो आपके पास वापस आ गया है, शायद उसका श्राप खत्म हो गया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह संदूक, वो अब मेरे पास वापस आ जाएगा? कुछ दिन बाद पुलिस मेरे पास एक सीलबंद पैकेज लेकर आई। अंदर वही लकड़ी का संदूक था। उसे अपने कमरे में रखते हुए मैं बुरी तरह से कांप रहा था। क्या करूं? इसे खोलूं या न खोलूं? उस रात कमरे में अकेला लेटा हुआ मैंने सोचा कि शायद उसे खोलना ही सही होगा। शायद उसमें कोई राज छिपा है जिसे सामने लाना जरूरी है। धीरे धीरे मैंने ताला खोला। संदूक के अंदर एक पुरानी किताब थी। उस पर राजस्थानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। मैं उस भाषा को नहीं जानता था, पर मुझे एक उम्मीद जगी। शायद यही वो जवाब है जिसकी मुझे तलाश थी। शायद इस किताब में छिपा है कुलधरा का भयानक राज, उस तांत्रिक क्रिया का सच
और उस भयानक अभिशाप को खत्म करने का रास्ता। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये किताब ही नई कहानी की शुरुआत है। किताब पुरानी और जर्जर थी, उसके पन्ने पीले और भूरे पड़ गए थे। मैंने धीरे धीरे उसे खोला। धूल के गुब्बार उड़ते हुए फर्श पर गिर गए। पहले पन्ने पर लिखे शब्दों को पढ़ते ही मेरा दिल धड़कने लगा। कुलधरा का श्राप शीर्षक काले स्याही में लिखा था। पहले कुछ पन्ने गांव के इतिहास और उस भयानक घटना के बारे में बताते थे जिसके कारण ग्रामीणों को रातों रात अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन फिर किताब एक अंधेरे रहस्य की ओर जाने लगी। एक तांत्रिक जिसे राजा ने बुलाया था, उसने गांव पर एक भयानक अभिशाप डाला था। वो अभिशाप सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित नहीं था जिन्होंने गांव छोड़ा था, बल्कि हर उस व्यक्ति को भी प्रभावित करता था जो वहां कदम रखने की हिम्मत करता था। किताब में आगे लिखा था कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका एक प्राचीन वस्तु थी जिसे काली कुंड कहा जाता था। काली कुंड एक रहस्यमय झील थी जो जंगल की गहराई में स्थित थी। इस झील में अंधेरे की शक्तियां निवास करती थीं और केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही उसे ढूंढ सकता था। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मेरे रोंगटे खड़े होते गए। क्या वो संदूक खाली नहीं था? क्या वो किताब गलत थी? या फिर अचानक कमरे में हवा का तापमान गिर गया। मेरे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने धीरे धीरे घूम कर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि कोई वहां था। कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही थी। डर के मारे मेरा मुंह सूख गया। क्या वो बूढ़ी औरत की आत्मा थी या फिर कोई और? मैंने किताब बंद कर दी और घबराहट में कमरे से बाहर भाग गया। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मेरे दिमाग में ख्याल घूम रहे थे, काली कुंड, अभिशाप और वो अदृश्य शक्ति। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि मैं सच का सामना करूंगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे काली कुंड ढूंढना था और उस भयानक अभिशाप को तोड़ना था। मैंने ट्रक निकाला और जंगल की तरफ चल पड़ा। किताब में दिए गए नक्शे के मुताबिक काली कुंड जंगल के सबसे अंधेरे और घने हिस्से में स्थित था। घंटों की यात्रा के बाद मैं एक खोई हुई पगडंडी पर पहुंच गया। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और पेड़ों की शाखाएं मानो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थीं। हवा में एक अजीब सी शांति थी जो डर से भी ज्यादा भयानक थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, हर पल डर और उत्सुकता से जूझ रहा था। अचानक पेड़ों के बीच से एक चमक दिखाई दी। मैंने गति तेज कर दी। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, चमक और भी तेज होती गई और फिर मेरे सामने एक विशाल झील दिखाई दी। काली कुंड। झील का पानी काला था, जैसे स्याही से भरा हो। इसकी सतह पर कोई लहर नहीं थी, न ही कोई आवाज, बस एक अजीब सी खामोशी जो डर को और भी गहरा कर रही थी। मैं झील के किनारे खड़ा हो गया। झील के काले पानी में मेरा चेहरा डरावना सा दिख रहा था। हवा में एक सड़ांध फैल गई थी, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। मैंने किताब में पढ़ो शब्दों को याद किया, केवल शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही काली कुंड को ढूंढ सकता है। क्या मैं वाकई शुद्ध हृदय का था? मुझे अपने आप पर शक होने लगा। क्या ट्रक चलाते समय मैंने कभी गलती से किसी को चोट नहीं पहुंचाई? क्या मैंने हमेशा सच बोला है? पर अब पीछे हटने का समय नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और झील के किनारे एक कदम बढ़ाया। पानी काला और ठंडा था, मेरे पैरों को जकड़ने लेने लगा। दूसरा कदम और तीसरा। हर कदम के साथ एक अजीब सी खींचतान महसूस हो रही थी, मानो कोई ताकत मुझे झील की गहराई में खींच रही हो। अचानक झील के बीचों बीच पानी में हलचल होने लगी। बुलबुले उभरने लगे, जैसे कोई राक्षस सांस ले रहा हो। मेरे मुंह से चीख निकलने से पहले ही एक विशाल काला हाथ पानी से बाहर निकला। वो हाथ एक इंसान से भी ज्यादा बड़ा था। लंबे नुकीले नाखून चमक रहे थे। हाथ के पीछे पानी से एक भयानक जीव की आकृति धीरे धीरे सामने आने लगी। उसका शरीर काला और चिपचिपा था, आंखें जलती हुई लाल थीं। बड़े बड़े दांतों वाला मुंह खुलकर एक भयानक गर्जना निकली, जिसने पेड़ों को भी हिला कर दिया। ये वही अंधेरे की शक्ति थी जो काली कुंड में रहती थी और अब वो मुझ पर हमला करने के लिए तैयार थी। डर के मारे मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था, मैं मरने वाला हूं। लेकिन तभी किताब में पढ़े शब्द मेरे दिमाग में कौंधे। काली कुंड, शुद्ध हृदय। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं जानता था।
मेरे पास सिर्फ मेरा डर और मेरा सच था। मैंने आंखें बंद कर ली और अपने दिल की बात कहना शुरू कर दिया। मैंने उस रात कुलधरा में हुए भयानक अनुभवों के बारे में बताया। मैंने कबूल किया कि ट्रक चलाते समय मैंने गलतियां की हैं, लेकिन कभी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैंने उस जीव से विनती की कि वो अभिशाप खत्म कर दे। मैंने कहा कि मैं सिर्फ सच का पता लगाना चाहता था, गांव वालों की आत्माओं को शांति दिलाना चाहता था। कुछ देर खामोशी रही, फिर मैंने धीरे से आंखें खोली। वह भयानक जीव गायब हो चुका था। केवल काला और शांत पानी झील में लहरा रहा था। मैं संभल कर खड़ा हुआ। मेरे पैर थरथरा रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। शायद मेरी सच्चाई ने उस अंधेरे की शक्ति को प्रभावित कर दिया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। काली कुंड अब पहले जैसा भयानक नहीं लग रहा था। हवा में सड़ांध भी खत्म हो गई थी। शायद अभिशाप वाकई टूट गया था। मैं घूमने ही वाला था कि अचानक झील के बीचों बीच एक चमक दिखाई दी। एक छोटा सा संदूक पानी की सतह पर तैर रहा था। वो वही लकड़ी का संदूक था जिसे मैंने कमरे में रखा था। पर ये यहां कैसे पहुंचा? क्या ये उसी रात अदृश्य ताकत से मेरे कमरे से निकलकर यहां आ गया था, या फिर ये हमेशा से यहीं था और किसी जादू से उस रात मेरे कमरे में दिखाई दिया था? झुकते हुए मैंने संदूक को पानी से बाहर निकाला। इस बार मेरा हाथ कांप नहीं रहा था। उसमें एक अजीब सी हिम्मत जगी थी। संदूक का ताला पहले से ही टूटा हुआ था। मैंने धीरे से ढक्कन खोला। अंदर कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था, न ही कोई भयानक वस्तु। संदूक के तल पर सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी रखी हुई थी। कागज पुराना और पीला पड़ चुका था, लेकिन लिखाई साफ थी। मैंने उसे धीरे से खोला और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी कुलधरा गांव के मुखिया द्वारा लिखी गई थी। उसमें लिखा था कि राजा के अत्याचार से तंग आकर गांव छोड़ने से पहले उन्होंने एक तांत्रिक की मदद से एक अभिशाप डाला था, लेकिन वो अभिशाप सिर्फ राजा और उसके सैनिकों को मारने के लिए नहीं था। उसका असली मकसद ये था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। वो चाहते थे कि गांव उनकी बेटियों की यादों को समेटे हुए वैसे ही वीरान पड़ा रहे। चिट्ठी के अंत में मुखिया ने लिखा था, अगर कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति हमारे गांव में प्रवेश करेगा तो वो ही इस अभिशाप को तोड़ सकता है। उसे सिर्फ अपने दिल की सच्ची बात कहनी होगी। चिट्ठी पढ़ते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो कुलधरा के ग्रामीण असल में बदला लेना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ अपने गांव और अपनी बेटियों की सुरक्षा करना चाहते थे। मैंने चिट्ठी को संदूक में वापस रखा। शायद ये कहानी का अंत था। मैंने अभिशाप तोड़ दिया था। गांव वालों की आत्माओं को शांति मिल गई थी। लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल थे। काला कुंड में रहने वाला वो जीव कौन था, और वो संदूक मेरे कमरे में कैसे आया? शायद इन सवालों के जवाब कभी ना मिले, लेकिन यह भी हो सकता है कि ये किसी और कहानी की शुरुआत हो। फिलहाल मुझे ये जानकर संतोष था कि मैंने एक भयानक अतीत को शांत करने में मदद की थी। मैंने संदूक को संभाला और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। रास्ते में सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से निकल रही थीं, जैसे मुझे रास्ता दिखा रही हो। चलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। काली कुंड अब पहले जैसा भयानक नहीं लग रहा था। वो शांत था, मानो कोई रहस्य छुपाए हुए हो। कुछ देर बाद मैं जंगल से बाहर निकल आया। सामने सड़क दिखाई दे रही थी। मैंने राहत की सांस ली। शायद अब मैं वाकई शांत जिंदगी जी सकता था। कुछ दिन बीत गए। वो चिट्ठी और काली कुंड का वाक्य मेरे दिमाग में बार बार घूमता रहा। सच कहूं तो रात को नींद भी कम आती थी। हर बार आंख बंद करते ही उस काले जीव की डरावनी आकृति मेरे सामने आ जाती थी। लेकिन एक बात तय थी, कुलधरा का अभिशाप टूट चुका था। गांव में अब कोई अदृश्य ताकत नहीं थी। और वो किताब, मैंने उसे जिले के इतिहास विभाग को सौंप दिया था। उम्मीद थी कि वो उस गांव के इतिहास को सही रूप में दुनिया के सामने लाएंगे। एक शाम चाय की दुकान पर बैठा था, तभी एक आदमी आया। अजीब सा लग रहा था, पहनावा पुराना और चेहरा थका हुआ था। एक चाय, उसने धीमी आवाज में कहा। उसे देखते ही मेरी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ी। ये वही आदमी था जिसे मैंने उस रात चाय पिलाई थी। वही जिसने मुझे बताया था कि वो पुरातत्व विभाग से आया है और कुलधरा में खुदाई कर रहा है। आप? मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ और जानकारी मिली है तो सोचा आपको बता दूं। वो कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने उसे संदेह से देखा।
क्या नया राज्य खोलने वाला था। वो संदूक, उसने शुरू किया, जो आपको मिला था उसके बारे में कुछ पता चला है। मेरी सांसें थम गईं। वो संदूक, क्या वो फिर किसी भयानक कहानी की शुरुआत है? दरअसल वो संदूक तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ था, उसने बताया। उस काले जीव को वश में रखने के लिए उसे बनाया गया था। कुछ देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, लेकिन वो जीव असल में कोई राक्षस नहीं था, वो एक संरक्षक था। संरक्षक? ये मेरी समझ से परे था। हाँ, उसने मेरी हैरानी को भांपते हुए कहा। गांव वालों ने उस तांत्रिक की मदद से उस जीव को बुलवाया था ताकि वो गांव की रक्षा करे, खासकर राजा और उसके सैनिकों से। लेकिन वो तो हमलावर था, मैंने बीच में ही टोक दिया। हाँ था, उसने सहमति जताई, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं पर हमला करता जो गांव में घुसने की कोशिश करते। वो निर्दोषों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। इस बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद वो जीव वाकई में कुलधरा की रक्षा कर रहा था। उस रात काली कुंड में उसने मुझ पर हमला नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि मेरा दिल सच्चा था। लेकिन वो संदूक मेरे कमरे में कैसे आया? मैंने पूछा। मन में अभी भी कई सवाल थे। वह आदमी कंधे उचकाते हुए बोला, यह अभी तक एक रहस्य है। शायद वो किसी जादू से आया होगा, या फिर। वह अचानक रुक गया, मुझे इशारा करते हुए बोला, देखो वो आदमी कौन है। मैंने सड़क की तरफ देखा। एक बूढ़ा आदमी भगवा कपड़ों में दुकान के सामने खड़ा होकर मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो कौन है? मैंने पूछा। वही तांत्रिक, उसने जवाब दिया और उठ खड़ा हुआ। मुझे जाना होगा, अलविदा। फिर बिना कुछ कहे दुकान से बाहर चला गया। उस बूढ़े आदमी को देखते ही मेरी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। वह आदमी वही था जिसकी तस्वीर मैंने उस किताब में देखी थी। वही तांत्रिक जिसने कुलधरा के ग्रामीणों की मदद से अभिशाप डाला था और काले जीव को बुलवाया था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद मैं चाय का गिलास उठाकर दुकान से बाहर चला गया। वह बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे खड़ा था, एक पेड़ के नीचे। मेरे नजदीक आते ही वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा हुआ था। आप वही तांत्रिक हैं ना? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा। हाँ, उसने सर हिलाया। मैं वही हूं जिसने कुलधरा की रक्षा का प्रबंध किया था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो बताती थी कि उसने बहुत कुछ देखा है। लेकिन वो काला जीव, मैं बोल ही रहा था कि उसने बीच में टोक दिया। वो रक्षक था, उसने समझाते हुए कहा। उसका काम सिर्फ गांव की रक्षा करना था, निर्दोषों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था। लेकिन सालों बाद उसकी शक्ति बढ़ गई, वो बेकाबू होने लगा। मैंने सिर हिलाया। शायद यही वजह थी कि उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। आपने वो संदूक मेरे कमरे में कैसे पहुंचाया? मैंने अपना सबसे बड़ा सवाल पूछा। वह आदमी मुस्कुराया। कुछ चीजें किस्मत से जुड़ी होती हैं रवि। उस रात जब तुमने सच बोलकर अभिशाप तोड़ा, तो उस संदूक को भी वापस लाने की जरूरत खत्म हो गई। शायद वो तुम्हारे पास इसलिए आया क्योंकि तुम ही उसे संभाल सकते थे। उसका यह जवाब भी थोड़ा अस्पष्ट था, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि कुलधरा के इस पूरे रहस्य का कोई आसान जवाब नहीं होगा। तो अब क्या होगा? मैंने पूछा। अब शांति होगी, उसने जवाब दिया। कुलधरा का अभिशाप टूट चुका है, गांव वालों की आत्माओं को शांति मिल गई है और उस काले जीव को भी शायद अब मुक्ति मिल गई होगी। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन एक अजीब सी शक्ति उसमें से निकल रही थी। तुमने एक अच्छा काम किया है रवि, उसने धीमी आवाज में कहा। तुमने अतीत के भूतों को शांत किया है। फिर अचानक वह बूढ़ा आदमी हवा में गुम हो गया, मानो वो धुआं बनकर उड़ गया हो। मैं वहीं सड़क पर खड़ा रह गया, उसके कहे शब्दों को सोचता हुआ। शायद वो सही कह रहा था। कुलधरा के भूतों को अब शांति मिल गई थी, लेकिन मेरे मन में अभी भी कुछ सवाल थे जिनका जवाब शायद कभी न मिले। वो संदूक अब भी मेरी दुकान के पीछे एक कमरे में रखा हुआ था। उसे खोलने की हिम्मत अब मुझ में नहीं थी। शायद उसमें कोई और रहस्य छिपा था, कोई और कहानी। लेकिन फिलहाल मुझे उतना ही जानना काफी था। मैंने दुकान पर वापस जाने का फैसला किया। रात हो चुकी थी, लेकिन सड़क पर अब भी राहगीर चल रहे थे।
शहर की रोशनी में खोते हुए मुझे लगा मानो एक भार मेरे सीने से उतर गया है। कुलधरा का भयानक रहस्य अब मेरे पीछे था और उम्मीद थी कि गांव वालों की आत्माओं को शांति मिल गई थी। लेकिन रात को सोने की कोशिश करते समय मेरे दिमाग में फिर से सवाल कौंधने लगे। वो बूढ़ा तांत्रिक, क्या वाकई वो हवा में गायब हो गया था? और वो संदूक? उसकी बातों ने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मैं रोज दुकान पर बैठा रहता, ग्राहकों की चाय बनाता, उनकी बातें सुनता, लेकिन कुलधरा का ख्याल कभी न कभी मेरे दिमाग में आ ही जाता। एक शाम दुकान बंद करने ही वाला था कि एक धूल भरी गाड़ी दुकान के सामने रुकी। गाड़ी से एक लड़की निकली। उसके कपड़े शहर के फैशन के मुताबिक थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। एक चाय, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, कहीं दूर से आ रही हो? हाँ, उसने जवाब दिया। मैं एक इतिहास की छात्रा हूं और कुलधरा के बारे में रिसर्च करने आई हूं। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। कुलधरा? हाँ, उसने सिर हिलाया। मुझे बताया गया है कि आप उस गांव के बारे में कुछ जानते हैं। मैंने थोड़ा सोचा, शायद ये किसी को सच बताने का सही मौका था। मैंने उसे एक कुर्सी दी और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मैंने उसे किताब के बारे में बताया, काली कुंड के बारे में और उस भयानक जीव के बारे में। जब मैं अपनी कहानी खत्म कर रहा था तो लड़की ध्यान से मेरी बात सुन रही थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं, चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। ये तो बहुत ही अविश्वसनीय कहानी है, उसने कहा। मुझे पता है, मैंने सहमति जताई, लेकिन ये सच है। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने पूछा, वो संदूक? मैंने उसे बताया कि संदूक अभी भी मेरे पास है। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। क्या मैं उसे देख सकती हूं? उसने पूछा। मैं थोड़ा झिझका, लेकिन फिर सोचा कि शायद इसी लड़की को ही उस संदूक के रहस्य को सुलझाना था। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन यह थोड़ा खतरनाक हो सकता है। वह मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मैं सावधान रहूंगी। दुकान बंद करने के बाद मैं उसे अपने कमरे में ले गया, जहां संदूक रखा हुआ था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने संदूक का ताला खोला। इस बार संदूक के अंदर कुछ कागजात थे और एक छोटी सी मूर्ति। मूर्ति काले पत्थर से बनी थी और एक अज्ञात जीव की आकृति को दर्शाती थी। वही जीव जो मैंने काली कुंड में देखा था। लड़की ने मूर्ति को ध्यान से देखा, फिर उसने कागजात पढ़ना शुरू किया। मैं उसके कंधे के ऊपर से झांकता रहा। कागजात पुराने तांत्रिक मंत्रों से भरे हुए थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था जिसे हम समझ पाए। वह एक चेतावनी थी। यह संदूक उस अंधेरे की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, जिसे कभी नहीं जगाना चाहिए। इसे हमेशा के लिए बंद रखा जाए, नहीं तो शायद यही वो कहानी का अंत था जिसे जानना जरूरी नहीं था। हमने घबराकर संदूक बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया, मानो हवा में भी एक अजीब सी घबराहट घुल गई हो। लड़की ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। तो ये वही अंधेरे की शक्ति थी जो काली कुंड में रहती थी? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। लेकिन तांत्रिक ने उसे रक्षक के रूप में इस्तेमाल किया। शायद वो उसे नियंत्रित करने में नाकाम रहा होगा। हम दोनों कुछ देर खामोशी में खड़े रहे, कमरे में रखी उस मूर्ति को घूरते हुए। वो एक बेजान पत्थर की चीज थी, लेकिन उससे निकलने वाली अजीब सी ऊर्जा को हम महसूस कर सकते थे। हमें क्या करना चाहिए? लड़की ने आखिरकार पूछा। मैंने सोचने की कोशिश की। उस संदूक को वापस जंगल में ले जाकर छिपा देना आसान रास्ता था, लेकिन क्या वो सही होगा? क्या पता वो अंधेरे की शक्ति किसी और तरह बाहर निकलने का रास्ता खोज लेती। इसे किसी जानकार को दिखाना चाहिए, मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। किसी ऐसे इंसान को जो इन चीजों को समझता हो। लड़की ने सहमति जताई। ठीक है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात करूंगी। वो पुराने ग्रंथों के जानकार हैं। हमने संदूक को संभाला और दुकान के पीछे वाले कमरे में वापस रख दिया। लड़की ने जाने का समय लिया और मुझे अपना कार्ड देते हुए बोली, अगर आपको कुलधरा के बारे में कोई और जानकारी मिलती है तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं इस रहस्य को सुलझाने में आपकी मदद लूंगी। मैंने उसका कार्ड लिया और उसे जाते हुए देखा। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक दुकान पर बैठा रहा, सोचता रहा। कुलधरा के भूत शांत हो गए थे, लेकिन क्या वाकई ये कहानी का अंत था? कुछ दिनों बाद लड़की ने मुझे फोन किया
उसने बताया कि उसके प्रोफेसर संदूक और उस मूर्ति को देखकर काफी हैरान हुए थे। उनके मुताबिक वो मूर्ति एक शक्तिशाली यक्ष की थी जिसे तांत्रिकों द्वारा वश में किया जा सकता था। उस प्रोफेसर ने यह भी बताया कि संदूक पर लिखी चेतावनी बिल्कुल सही थी। उस अंधेरे की शक्ति को जागृत करना बहुत खतरनाक हो सकता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रोफेसर ने उस किताब के बारे में भी सुना जो मुझे मिली थी। उन्होंने बताया कि वो किताब सदियों पहले खो गई थी और उसे वापस लाना इतिहास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस तरह कुलधरा का रहस्य धीरे धीरे सुलझ रहा था। भले ही अभी भी कुछ सवालों के जवाब बाकी थे, लेकिन ये जानकर अच्छा लगा कि कुलधरा के इतिहास को सही रूप में दुनिया के सामने लाया जा सकता है। कुछ समय बाद पुरातत्व विभाग के लोग आए और उन्होंने मुझसे वो किताब ले ली। उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया और ये बताया कि वो किताब कुलधरा के संग्रहालय में रखी जाएगी। उस दिन दुकान पर बैठकर मैंने सोचा कि शायद यही कुलधरा की कहानी का असली अंत था। एक कहानी भूतों की नहीं, बल्कि इतिहास की, सच को सामने लाने की। और उम्मीद थी कि अब कुलधरा को सिर्फ एक भूतिया गांव के रूप में नहीं, बल्कि उसके इतिहास और रहस्य के लिए जाना जाएगा। कई साल बीत गए। कुलधरा का भयानक रहस्य अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। कभी कभी रात को सोने से पहले वो खौफनाक नजारे मेरे जहन में आ जाते थे, लेकिन ज्यादातर वक्त मैं शांति से अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन दुकान पर चाय बना रहा था कि घंटी की आवाज आई। सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी पोशाक किसी पुरातत्वविद की तरह थी और हाथ में एक पुराना ब्रीफकेस था। क्या मैं रवि से मिल सकता हूं? उसने पूछा। मैंने चौंकते हुए कहा, मैं ही रवि हूं। वह आदमी मुस्कुराया। मुझे माफ करना रवि, मैं डॉक्टर शर्मा हूं, पुरातत्व विभाग से। दरअसल मैं आपसे उस किताब के बारे में बात करने आया हूं जो आपने हमें दी थी। कुछ देर सोचने के बाद मुझे याद आया, वो किताब कुलधरा के इतिहास वाली। हाँ, वो किताब, मैंने कहा। क्या हुआ? डॉक्टर शर्मा कुर्सी खींचकर बैठ गए। उस किताब के कारण कुलधरा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। रवि, आपने जो किया वो वाकई सराहनीय है। उन्होंने मुझे बताया कि किताब का अनुवाद किया गया और उसमें लिखी जानकारी की पुष्टि की गई। कुलधरा के भूतों की कहानी के पीछे का सच, तांत्रिक का अभिशाप और यक्ष को वश में करने की क्रिया, सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इसके अलावा डॉक्टर शर्मा ने आगे कहा, उस किताब में मिले कुछ सुरागों की मदद से हमने गांव में खुदाई का दायरा बढ़ा दिया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे रवि, हमें कुछ चीजें मिली हैं। वह अपना ब्रीफकेस खोलकर उसमें से कुछ तस्वीरें निकालने लगे। तस्वीरों में मिट्टी के बर्तन, गहने और कुछ हथियार थे। ये चीजें उस समय की हैं जब कुलधरा आबाद था, उन्होंने बताया। ये इतिहास के ऐसे टुकड़े हैं जो हमें उस गांव के लोगों की जिंदगी के बारे में और बताते हैं। मैंने उन तस्वीरों को ध्यान से देखा। ये तो कमाल था। मेरी दी हुई किताब ने इतिहास को फिर से जिंदा कर दिया था। डॉक्टर शर्मा ने मेरा कंधा थपथपाया। रवि, आप अनजाने में इतिहास का एक हिस्सा बन गए हो। आपने कुलधरा की कहानी को दुनिया के सामने लाने में मदद की है। उनकी बातों ने मुझे गर्व से भर दिया। कुलधरा के भयानक अनुभव भले ही मुझे कभी ना भूलें, लेकिन यह भी सच है कि उस सफर ने मुझे कुछ खास दिया था। मैंने इतिहास के एक रहस्य को सुलझाने में मदद की थी और कुलधरा के वाशिंदों को शांति दिलाई थी। शाम ढल रही थी। डॉक्टर शर्मा जाने के लिए तैयार हुए। जाते जाते उन्होंने कहा, रवि, अगर आपको कुलधरा के बारे में कभी कोई और जानकारी मिलती है तो जरूर हमें बताइएगा। आप जानते हैं कि इतिहास कभी भी पूरा नहीं होता, हमेशा खोज जारी रहती है। मैंने उन्हें मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूर डॉक्टर शर्मा। वह चले गए। मैं दुकान के बाहर खड़ा हुआ, आसमान की ओर देखता रहा। सूरज ढल चुका था, लेकिन दूर क्षितिज पर अभी भी लालिमा बची हुई थी। मुझे लगा मानो कुलधरा की कहानी भी उसी लालिमा की तरह है, खत्म होने के बाद भी अपनी एक अलग छाप छोड़ती हुई। वहीं तो कुलधरा का भयानक रहस्य अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। हर चीज का अंत होता है और कुलधरा की कहानी भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये कहानी मेरे दिल में हमेशा एक रहस्य बनकर जिंदा रहेगी। इस कहानी ने मुझे सिखाया कि इतिहास की परतों में कई राज्य छुपे होते हैं,
और कभी कभी उन्हें सुलझाने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि थोड़ा सा भाग्य भी जरूरी होता है।